गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं डीएस कश्यप आप लोगों का डीएसपी एकेडमी इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड का टॉपिक। फर्स्ट ग्रेड एंड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं ना, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को कि हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये भी बड़ा पसंद आएगा। ठीक है, इसमें अपन क्या क्या करेंगे, देखो मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? मैथमेटिक्स। आज तो अपन क्या है, जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं ना, और जितना हो सके हल्का सा स्टार्ट कर देंगे, बाकी अपन कंटिन्यू रखेंगे। तो मैथमेटिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो पढ़ेंगे अपन, अपना फोकस रहेगा आरपीएससी पर। किस पर फोकस रहेगा? आरपीएससी पर। आरपीएससी के अंदर जैसे फर्स्ट ग्रेड हो गया और साथ के साथ में सेकंड ग्रेड हो गया। अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे ना। इसके अलावा और क्या क्या कहाँ कहाँ काम आ सकता है, ये जो अपन पढ़ेंगे वो कहाँ कहाँ काम आ सकता है? दूसरा केबीएस में, इसका भी वही टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, एनबीएस वही टीजीटी पीजीटी, आरपीएससी हो गया, केबीएस हो गया, एनबीएस हो गया, और कहाँ हो सकता है देखो, डीएसएस भी इसमें भी आ सकता है। ये भी अपन कवर करेंगे ना, इसको भी करेंगे। वही टीजीटी पीजीटी, डीएसएस भी हो गया। इसके अलावा और क्या होगा? एच टेट, इसमें भी होगा ना। एच टेट का भी वही टीजीटी पीजीटी होगा। एच टेट के अलावा टीजीटी पीजीटी है ना। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? देखो ईएमआरएस, आजकल ईएमआरएस की भी वैकेंसी आने लग गई। ईएमआरएस में वही टीजीटी पीजीटी, ईएमआरएस हो गया। और क्या हो गया? यूपी टेट, यूपी टेट में भी जरूर काम आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी मैथमेटिक्स है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो मैथमेटिक्स है, जहां भी उसके पेपर होते हैं उन सभी के अंदर इसका उपयोग होने वाला है, और वो सभी अपन कवर करेंगे। अपन इतना तो कवर करेंगे ही करेंगे। ये जो सारा कुछ है, इनके सारे पीवाई क्यू लेंगे। पहला तो अपन क्या पढ़ेंगे? थ्योरी पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ेंगे है ना, ढंग से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कोई लीपापोती कर ली। इस तरीके से पढ़ेंगे कि अपन बेसिक से लेके हायर तक बढ़ेंगे, यानी कि अपन जीरो से स्टार्ट करेंगे और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ेंगे, एक तरीके से अपन कह सकते हैं, है ना। थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के अंदर प्रॉपर नोट्स बनाएंगे अपन। क्या करेंगे अपन? प्रॉपर नोट्स होगा। और क्या क्या हो सकता है? थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। इनके अलावा अपन जो बुकलेट होगी, अपन बुकलेट के अंदर अपना क्या क्या होगा, उसके अंदर देखो पीवाई क्यू क्वेश्चंस होंगे। और पीवाई क्यू क्वेश्चंस में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता नहीं होंगे, ये सारा कुछ होगा। आरपीएससी होगा, केबीएस होगा, एनबीएस होगा, डीएसएस भी होगा, एच टेट होगा, ईएमआरएस भी होगा, और यूपी टेट भी होगा। इनके अलावा और क्या क्या होगा? जैसे अपने संस्कृत डिपार्टमेंट है, यहां से अपना आरपीएससी का जो संस्कृत डिपार्टमेंट है उसके भी क्वेश्चंस होंगे। समझ में आया? जो संस्कृत डिपार्टमेंट है अपना आरपीएससी का, उसके भी क्वेश्चंस होंगे। और इसके अलावा अपना पीवाई क्यू, साथ के साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, कुछ अपन अपन को लगता है कि ये क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ सकता है, तो उन क्वेश्चनों को भी अपन डालेंगे। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए। साथ के साथ में और क्या ले सकते हैं अपन? जैसे अपने आईआईटी हो गया, आईआईटी या जेई हो गए, उनके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेंगे, है ना। और क्या क्या होगा? जो अपनी बीएससी की बुक्स है, जो बुक्स वगैरह के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी लेंगे। यानी कि अपना इतना सारा कुछ लेंगे, इतना कुछ पढ़ेंगे कि अपन को कहीं भी ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। अपन इतना कुछ कर लेंगे, इतना कुछ कलेक्शन कर लेंगे कि जो अपन पढ़ेंगे वो प्रॉपर होगा, वो
बिल्कुल ही प्रॉपर होगा, कहीं भी इधर उधर को बुक इधर कहीं भी कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन क्या करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि अपना जो थ्योरी है, थ्योरी में जो क्वेश्चन कमजोरियां रह जाती है वो किस में कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चंस के अंदर हो जाए। ठीक है ना। और क्या क्या होगा देखो, इतना कुछ हो गया, यही काफी है। और इनके साथ में जो क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू तो होंगे ही, अपने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो होंगे ही, साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, या अपने जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है और अच्छा है, तो अपन उसको भी डालेंगे। तो इन सब की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन कर लेंगे तो अपन से कुछ भी नहीं बचेगा, अपन सारा कुछ क्लियर कर लेंगे और अच्छे से अपन एग्जाम में कर सकते हैं ना। सब तरीके के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो अब हम आज स्टार्ट करेंगे, आज ही स्टार्ट कर देते हैं नया टॉपिक, आज स्टार्ट कर देते हैं नया टॉपिक अपना। टॉपिक का नाम होगा अपना सेट, टॉपिक का नाम क्या होगा अपना, सेट। और मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाऊंगा ना। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, दिक्कत आती है, तो आप बेझिझक बताइए। ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप नहीं बता रहे, आप आराम से कमेंट कर सकते हो ना। तो देखो अपन सबसे पहले पढ़ेंगे सेट। क्या पढ़ेंगे अपन, सेट। सेट टॉपिक लेंगे। सेट को अगर अपन हिंदी में बोले तो इसको कहेंगे समुच्च। क्या कहेंगे, समुच्च। तो आज से अपना जो सिलेबस है, वो कोर्स है, वो स्टार्ट करते हैं। और जितना हो सके, जितना हो सके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है, ताकि अपन जो ये स्टार्ट कर रहे हैं इसका फायदा उठा सके। देखो सेट, अच्छा सबसे पहले हम सेट ही क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम सेट ही क्यों पढ़ रहे हैं। देखो सेट को पहले पढ़ने का एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि सेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, पढ़ सकते हैं, सेट के अलावा भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन एक लिंक बैठाएंगे। तो जैसे सेट है, सेट को अपन पढ़ेंगे तो लगभग अलजेब्रा में सेट ही आएगा। और सेट के क्वेश्चंस अगर अपन सेट अच्छे से समझ लेते हैं पहले, तो अपन को जो बाकी के टॉपिक्स है उनमें प्रॉब्लम्स नहीं आती, क्योंकि सेट एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। जैसे आपकी 11वीं 12वीं हो गई, बीएससी हो गई, या एमएससी हो गई, या आपका जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, या किसी भी टीचर की एग्जाम हो गई, उन सब के अंदर लगभग आपको सेट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए आप अपन सबसे पहले सेट ही लेते हैं, ठीक है। अब अपन ये समझते हैं कि सर सेट सेट ले रहे हैं, अच्छा इसके क्वेश्चंस कितने आते हैं। इसके क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस आ जाते हैं अपने आरपीएससी में, 4-5 क्वेश्चंस हो जाते हैं इसके अंदर, है ना। तो अपन सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है, सेट की परिभाषा क्या होती है। देखो भिन्न भिन्न वस्तुओं के, भिन्न भिन्न वस्तुओं के भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, संग्रह को समुच्च कहते हैं, संग्रह को समुच्च कहते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं। समुच्च की परिभाषा क्या हो गई हमारे पास में, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्च कहते हैं, यानी ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। क्या कहेंगे अपन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अरे यही है ना। यानी अब देखो भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन क्या कह रहे हैं, समुच्च कह रहे हैं। लेकिन सर समझ में नहीं आया, भिन्न भिन्न वस्तुएं कौन सी, तो भिन्न भिन्न वस्तुएं हो गई, और ये सुपरिभाषित का मैटर क्या है, ये क्या है सुपरिभाषित।
तो देखो इनके बारे में अपन समझ लेते हैं पहले, कौन कौन से हैं इसमें, इनको अंडरलाइन कर लेते हैं। एक तो भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब क्या हुआ, समझ में आया? भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब क्या हुआ। दूसरा है कि हमारे पास में सुपरिभाषित, सुपरिभाषित का मतलब क्या हुआ। दूसरा क्या है हमारे पास में, सुपरिभाषित, इनका मतलब क्या हुआ। तो देखो सुपरिभाषित से तो अपना बेसिक सा मतलब अपन निकालें तो सुपरिभाषित का अर्थ होता है, अपन बोल नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं, किसी भी कथन या किसी भी वाक्य हो या किसी भी वस्तु के बारे में सबकी राय एक जैसी हो, सबकी राय एक जैसी हो। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ जैसे मैं यहां हूं, अगर कोई बाहर है, कोई दूसरे शहर में है, तो यदि मुझसे वो क्वेश्चन किया जाए और किसी दूसरे वाले से भी वो क्वेश्चन किया जाए, तो वो दोनों का आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये नहीं कि यहां रहने वाले का आंसर कुछ और है और बाहर वाले का आंसर कुछ और है। यदि दोनों का आंसर समान है, चाहे वो गलत हो सकता है चाहे सही हो सकता है, यदि आंसर समान है तो वो जो होगा वो सुपरिभाषित होगा। जो भी वाक्य होगा या जो भी सेंटेंस होगा या समुच्चय होगा वो क्या होगा, सुपरिभाषित होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि जैसे भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। अब आप भारत या किसी से भी जिसको ये मालूम है कि भारत की राजधानी क्या है, आप उससे पूछोगे तो आपको ये कि जवाब देगा कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। समझ में आया? जैसे मेरे से पूछा या किसी बाहर वाले से पूछा या किसी दूसरे शहर वाले से पूछा या किसी विदेश वाले से पूछा तो वो एक ही बात कहेगा, भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है साहब। अब मैं एक तरीके दूसरा क्वेश्चन लेता हूं कि जयपुर भारत की राजधानी है, जयपुर भारत की राजधानी है। मैंने बोल दिया ये बात कि भाई जयपुर भारत की राजधानी है, लेकिन क्या बाहर वाला ये बात बोल पाएगा कि जयपुर भारत की राजधानी है? नहीं, उसको क्या मालूम कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बोलना चाह रहा हूं। तो बाहर वाला तो क्या कहेगा, सर दिल्ली है। बाहर वाला क्या कहेगा, भारत की राजधानी तो दिल्ली है। मैं क्या बोल रहा हूं, जयपुर है। मैं क्या बोल रहा हूं, जयपुर है। कंट्राडिक्शन होगा दोनों के बीच में, दोनों की राय एक जैसी नहीं हुई, अलग अलग हो गई ना। तो ये सुपरिभाषित नहीं हुआ, ये क्या नहीं हुआ, सुपरिभाषित नहीं हुआ। और एग्जाम्पल लो, और एग्जाम्पल लो। जैसे कि अपने अपन को छटनी करनी है कि विश्व के 10 अच्छे क्रिकेटर्स का संग्रह लो। विश्व के, अच्छे से समझना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, कि विश्व के 10 अच्छे क्रिकेटर्स का संग्रह लो। तो मैं अपना कुछ संग्रह लेता हूं, तो मैं अपना कुछ संग्रह लूंगा तो हो सकता है मुझे कुछ कोई और पसंद हो। अरे समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हो सकता है मुझे सचिन तेंदुलकर पसंद है, हो सकता है मुझे रिकी पॉन्टिंग पसंद है, हो सकता है मुझे विदेश का एक भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं इंडिया में रह रहा हूं तो मुझे सारे इंडियंस प्लेयर्स ही पसंद है। बात सही है। अगर किसी दूसरे से पूछे अपन, हो सकता है किसी को बॉलिंग अच्छी लगती हो, किसी को क्या अच्छा लगता हो। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि क्या सभी की राय अपन एक जैसी हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये भी एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं हुआ। और क्या कह सकते हैं अपन, जैसे अपन क्लास की बच्चों का ले, क्लास के बच्चों के बारे में अपन बात करें तो अपन बात करें कि जैसे क्लास के सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संग्रह, क्लास के सर्वश्रेष्ठ बच्चों का संग्रह। तो अपन देखेंगे कि अपन मापन क्या है इसका, अपन किस आधार पर मापन कर रहे हैं, किस आधार पर माप रहे हैं, किस आधार पर जांच रहे हैं इनको कि ये सर्वश्रेष्ठ, ये अच्छे हैं या नहीं। भाई किसी को हो सकता है पढ़ने में अच्छा हो सकता है कोई खेलकूद में अच्छा हो सकता है कोई बदमाशी में अच्छा हो, या कुछ और भी हो सकते हैं ना बदमाश भी। तो बदमाश से पूछोगे बहुत बोलेगा मैं ही अच्छा हूं, यही तो बात है ना। तो अलग अलग राय हो गई। अब यहां पर एक पैरामीटर लगा दिया, यहां पर एक बाउंडेशन लगा दी कि क्लास के वो बच्चे अच्छे हैं जिनकी परसेंटेज 70% से अधिक है। क्या बाउंडेशन लगा दी, क्लास के वो बच्चे अच्छे हैं जिनकी परसेंटेज किससे अधिक है, 70 से। तो आप लोग आसानी से छांट सकते हो क्लास के अंदर कि भाई इसकी बच्चे की 70% से अधिक है तो ये बच्चा अच्छे की श्रेणी में आ गया, इसकी 70 से कम है तो ये दूसरी श्रेणी में चला गया। तो ये हो जाएगा सुपरिभाषित। और एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं अपन, और एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे जैसे अपन बात करते हैं क्लास के अंदर की कि
कि भाई जैसे अपन ले सके कि क्लास के उन बच्चों का संग्रह जो 5 फुट से अधिक है लंबाई में, तो उसका भी एक सुपरिभाषित संग्रह हो जाएगा। सुपरिभाषित का मतलब समझ में आया अब क्या है? अरे समझ में आया ना। और भिन्न भिन्न, एक और अपन ले रहे थे भिन्न भिन्न वस्तुएं। भिन्न भिन्न वस्तुएं, अच्छा ये भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब क्या हुआ? भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब यह है कि जो अपन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि जो अवयव ले रहे हैं या वस्तुएं ले रहे हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे अपन ने क्लास है तो कोई भी एक बच्चा 2 बार काउंट नहीं होगा। कोई भी एक बच्चा 2 बार काउंट नहीं होगा, यानी कि उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? मान लीजिए मैंने ये कोई सेट लिया तो इसके अंदर ये पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एक ले रहे हो, दो दो ले रहे हो, तो ये सब मीनिंगलेस है। आप सीधा 1 और 2 भी लिख सकते हो, 1 और 2 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है भिन्न भिन्न वस्तुएं, भिन्न भिन्न वस्तुओं का संग्रह। समझ में आया ना? भिन्न भिन्न से क्या तात्पर्य है। और दूसरा है, और क्या आया था? वस्तुएं। अच्छा वस्तुएं क्या है? और क्या था हमारे पास में? वस्तुएं। तो वस्तुएं देखो, वस्तुएं बोल दो, आप वस्तुएं बोल दो, अवयव बोल दो, या उसके सदस्य सदस्य बोल दो। वस्तुएं बोल दो यानी अवयव बोल दो यानी एलिमेंट्स बोल दो, या उसके सदस्य बोल दो। ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। समझ में आया? चलो एक काम करो, लिख ही लो इनको, वरना कल को भूल जाओगे। अपन बिल्कुल ही जीरो से पढ़ेंगे, है ना? क्या आता है क्या नहीं आता पहले। अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता, अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता और वो अभी स्टार्ट कर रहा है, तो उसको भी समझ में आए, अपन इस तरीके से लिखेंगे, है ना? तो देखो सुपरिभाषित का अर्थ भी लिख लो। सुपरिभाषित का तात्पर्य क्या हो जाएगा? सुपरिभाषित से तात्पर्य क्या है? सुपरिभाषित से तात्पर्य क्या है? सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि, सुपरिभाषित से तात्पर्य है कि दिए गए समुच्चय में, दिए गए समुच्चय में, दिए गए समुच्चय में यह संभव हो कि, दिए गए समुच्चय में, दिए गए समुच्चय में यह संभव हो कि, यह संभव हो कि या हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, यह संभव हो कि, या यह बताया जा सके, या यह बताया जा सके। ब्रैकेट में लिख लो, या यह बताया जा सके कि कोई अवयव, कि कोई अवयव, कोई अवयव, कोई अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं, अवयव है या नहीं। क्या कहा है हमने? कोई अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है कि सर समझाया कुछ और था, डेफिनेशन में कुछ और लिखा दिया। भाई इसका मतलब है कि दिए गए समुच्चय में, कोई भी समुच्चय है, कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय में यह संभव हो, यदि यह संभव हो, या हम कह सकते हैं या ऐसा बताया जा सके कि उस समुच्चय का कोई अवयव है या नहीं। बस इतनी सी बात है, उस समुच्चय का कोई अवयव है या नहीं, ये इसका मतलब हुआ, है ना? इसके साथ में आप ये भी लिख लो, भिन्न भिन्न से क्या तात्पर्य है। भिन्न भिन्न से, भिन्न भिन्न से
भिन्न भिन्न से तात्पर्य है कि, भिन्न भिन्न से तात्पर्य क्या हो गया कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति न हो, वस्तुओं की वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या हो? भिन्न भिन्न से तात्पर्य है कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसको भी लिखो, समुच्चय की वस्तुएं क्या है? समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय की वस्तुएं क्या हो जाएगी? समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय की वस्तुएं, समुच्चय के अवयव, समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं, अवयव या सदस्य कहलाते हैं। समझ में आया? ये अभी अपन बेसिक है ना, स्टार्ट किया है अभी अपन लोगों ने। इसका क्या मतलब हुआ? देखो ये डेफिनेशन, भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को अपन ने क्या कहा? समुच्चय कहते हैं। उसके बाद में सुपरिभाषित का मतलब समझा। सुपरिभाषित से क्या तात्पर्य हो गया कि दिए गए समुच्चय में यह संभव हो कि या यह बताया जा सके कि कोई अवयव समुच्चय का अवयव है या नहीं। भिन्न भिन्न से क्या तात्पर्य हो गया कि वस्तुओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या है? वस्तुओं, समुच्चय की वस्तुओं से क्या मतलब हो गया? समुच्चय की वस्तुएं समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव या सदस्य कहलाते हैं। देखो समुच्चय को, समुच्चय को समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा निरूपित, द्वारा निरूपित किया जाता है। यानी कि जो समुच्चय होगा, सेट होगा, सेट को अपन किससे डिनोटेड करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी, एक्स, वाई, जेड और इस तरीके से टीसी वगैरह। यानी कि सीधा से कहने की बात यह है कि जो समुच्चय होगा उसको अपन किससे व्यक्त करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर। यानी जो सेट्स है, सेट्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एग्जाम्पल ए बी सी एक्स वाई जेड etc। और समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर, स्मॉल लेटर्स, छोटे अक्षर, छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, छोटे अक्षरों द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है। जैसे जैसे ए बी सी स्मॉल लेटर्स है ना, एक्स वाई
जेड इत्यादि और इत्यादि, है ना। यानी कि समुच्चय के अवयवों को तो जो समुच्चय होगा, समुच्चय को तो अपन किससे व्यक्त करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर से। और समुच्चय के जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, उन एलिमेंट्स को अपन किससे व्यक्त करेंगे, स्मॉल लेटर से, यानी इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से। ठीक है। इसमें एक चीज और समझो आप लोग, ये समझ लो कि देखो इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, ए बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए सदस्य है ए का, सदस्य है ए का, ए सदस्य है ए का, ये पढ़ते हैं अपन इसको ना। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो, यानी ए बिलोंग्स टू, ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए। और जैसे ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब क्या हुआ, ए सदस्य नहीं है, ए सदस्य नहीं है ए का, पढ़ते हैं ना। देखो अपन बिल्कुल सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इसके अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, ए डज नॉट बिलोंग्स टू, ए डज नॉट, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी ए जो है वो ए में व्यक्त नहीं करता, ए सदस्य नहीं है ए का। और अपस्लाइन क्या है, अपस्लाइन, इसको अपस्लाइन बोलते हैं ना, अपस्लाइन, है ना। अपस्लाइन, ये यूनानी प्रतीक है ना, क्या है ये, यूनानी प्रतीक है, ये यूनानी प्रतीक है ना। ठीक है, इतना समझ में आया, अरे इतना समझ में आया क्या। अब देखो समुच्चय का रिप्रेजेंटेशन, अपन कोई भी समुच्चय है, उस समुच्चय को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखो कोई भी समुच्चय लिया मैंने, जैसे ये समुच्चय लिया 1 2 3 4 और 5, ये सेट हो गया। देखो सेट को अपन मछली कोष्टक के अंदर व्यक्त करेंगे और उसको जो डिनोटेड होगा वो कैपिटल लेटर होगा, और जो सेट के इसके अंदर जो अवयव होंगे उनको अपन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब समझ में आया ना। अवयव, सेट क्या है, अवयव क्या, अवयव बोलेंगे। देखो ये सेट है, तो इसके अंदर इनको तो अपन क्या कह रहे हैं, एलिमेंट्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं अपन, इनको एलिमेंट्स कह रहे हैं, यानी अवयव कह रहे हैं। और इन सबको ब्रैकेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर, ये मतलब ब्रैकेट है, तो अपन ने क्या लिखा, इसको ये सेट है, इस तरीके से लिख दिया। क्या अपन इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देख दूसरा तरीका भी तो होता है ना, जैसे जैसे अपन ने लिख दिया कोई भी कि एक्स दैट, एक्स जो है
एक्स क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, और जो एक्स की वैल्यू जो है वो 5 से कम है। तो इसको लिख सकते हैं अपन इस तरीके से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स सच दैट, एक्स जो है प्राकृत संख्याओं में से है और एक्स की वैल्यू जो है 5 या 5 से कम है। ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात तो एक ही है ना। ये अपन कथन के द्वारा लिख रहे हैं और अपन इसको मछली ब्रैकेट के अंदर कॉमा के द्वारा पृथक पृथक करके लिख रहे हैं। अरे यही है ना। तो इसको लिखने के आधार पर अपन समुच्चय को दो प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। समझ में आया, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट का रिप्रेजेंटेशन। तो अपन इसको देखो, जो अपन समुच्चय हैं उन समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से कर सकते हैं। देखो अपन इसका जो निरूपण है वो अपन दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके इसमें, जैसे पहला तरीका कौन सा है, पहला तो हो गया जैसे अपना रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। इसको अपन एक और बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। यानी अपन इसको क्या कहेंगे, रोस्टर रूप, या अपन इसको कहेंगे सारणीबद्ध रूप, सारणीबद्ध रूप। ये क्या होता है इसको देखो एक बार, कि रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म या सारणीबद्ध या सारणीबद्ध या रोस्टर रूप। देखो इसके अंदर जो है अपन अवयव से हैं, जो अवयव हैं उन अवयवों को अपन मजले कोष्ठक के अंदर, इसके जो अवयव हैं उनको मजले कोष्ठक के अंदर कॉमा के द्वारा, अर्धविराम इसके द्वारा पृथक करते हुए लिखते हैं, इसके द्वारा पृथक करते हुए लिखते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि इस विधि के अंदर, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, लिखो इसे, इस विधि में, इस विधि में, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को, समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम द्वारा, अर्धविराम द्वारा क्या करेंगे अपन, अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए, अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए, अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति के, बिना पुनरावृत्ति के, पुनरा बिना पुनरावृत्ति के मजला कोष्ठक, मजला कोष्ठक, मजला कोष्ठक कौन सा होता है अपना, ये वाला ना। मजले कोष्ठक के अंदर, मजले कोष्ठक के अंदर मजले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। क्या कह रहा हूं कि इस विधि में समुच्चय के अवयवों को, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को अर्धविराम, अर्धविराम या कॉमा, अर्धविराम द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के मजले कोष्ठक में लिखा जाता है। समझ में आया, रोस्टर फॉर्म। जैसे जैसे अपन एग्जाम्पल लें, जैसे जैसे अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, पहला कि 10 से छोटी
10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्च, प्राकृत संख्याओं का समुच्च। तो 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या हो गई? 10 से छोटी प्राकृत संख्याएं क्या हो गई? मान लीजिए एक कोई सेट है, तो इसके अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे कौन से, जो 10 से छोटे हो और प्राकृत हो। यानी अपन क्या कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 और 10 से छोटे। अपन ने क्या लिया है, 10 से छोटे, है ना। ये हो जाएगा अपने पास में ना 10 से छोटे। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, देखो 10 से छोटी प्राकृत संख्याओं का समुच्च। 10 से छोटी 1 2 3 4 ये सब प्राकृत संख्याएं होती है ना, जो अनंत तक चलती है। तो अपन को क्या लेना है, प्राकृत संख्या लेनी है, और किससे छोटी लेनी है, 10 से छोटी। तो ये एक सेट बन गया। देखो अपन ने किसके द्वारा, अर्धविराम या कॉमा के द्वारा इन सबको सबको पृथक किया है, किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, और इन सबको किसमें लिखा है अपन ने, मझले कोष्टक के अंदर। तो इसको बोलते हैं अपन सारणी रूप या सारणीबद्ध रूप या रोस्टर फॉर्म। और कोई दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेजी के स्वर, अंग्रेजी के स्वर, अंग्रेजी के स्वर क्या हो जाएंगे, जैसे कोई सेट ए है तो अंग्रेजी के स्वर क्या हो जाएंगे, ए ई आई ओ यू। हुआ कि नहीं हुआ? देखो अब क्या ये सुपरिभाषित है, देखो सुपरिभाषित है कि नहीं, सुपरिभाषित है। अपन ब्रैकेट के अंदर मझले कोष्टक के अंदर लिखा है, सारे के सारे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, और सबको कॉमा के द्वारा लिखा है। तो ये इसको बोलते हैं अपन सारणीबद्ध रूप। और जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्च, और क्या हो सकता है, जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्च, प्राकृत संख्याओं का समुच्च, प्राकृत संख्याओं का समुच्च जैसे क्या हो गया, मान लीजिए बी है, या अपन सीधा इसको स्टैंडर्ड नाम दे देते हैं। ये मालूम है ना, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल इरेशनल, ये वगैरह क्या होते हैं। नहीं आता तो समझ लेंगे इनको भी, है ना। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 एंड इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये होता है रोस्टर फॉर्म, ये क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। इसके अलावा दूसरा रूप है, इसके अलावा दूसरा रूप, दूसरा रूप क्या है, समुच्च निर्माण रूप। दूसरा रूप क्या हो जाएगा, समुच्च निर्माण रूप। दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास में, या अपन इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट सेट बिल्डर फॉर्म, या इसको अपन रूल फॉर्म भी बोलते हैं। कई बुक्स में इसको रूल फॉर्म भी दे रखा है ना, रूल फॉर्म, समुच्च निर्माण रूप, समुच्च निर्माण रूप, या अपन इसको नियम रूप, नियम रूप। ये दूसरी फॉर्म है ना, समुच्च निर्माण रूप या नियम रूप। ये क्या होता है, देखो सेट बिल्डर फॉर्म, इसके इसी से नाम से ज्ञात हो रहा है। सेट क्या है, सेट है, सेट का अपन को क्या करना है, बिल्ड करना है, सेट को बनाना है, समुच्च का निर्माण करना है, समुच्च का क्या करना है, निर्माण करना है, या नियम है। समझ में आ रहा है ना। तो यानी कि इसके अंदर अपन क्या करते हैं, उसके गुणधर्म है। जैसे एक्स किसी अवयव, किसी समुच्च का अवयव है, तो अपन उसको उसको जो है गुणधर्म के आधार पर लिखेंगे, उसका क्या गुणधर्म है उस आधार पर लिखेंगे, उसका गुणधर्म लिखेंगे अपन। यहां तो अपन क्या किया, अपन कॉमा के द्वारा लिखा है सबको, यहां उसका गुणधर्म लिखेंगे। यानी समुच्च निर्माण रूप में इसकी डेफिनेशन क्या हुई, समुच्च निर्माण रूप में समुच्च निर्माण रूप में समुच्च निर्माण रूप में क्या कहेंगे अपन, समुच्च निर्माण रूप में
मझले कोष्ठक के अंदर, समुच्चय निर्माण रूप में मझले कोष्ठक के अंदर अवयवों को, कोष्ठक के अंदर अवयवों को वे जिस गुणधर्म का, वे जिस गुणधर्म का पालन करते हैं, वे जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसे लिख दिया जाता है, उसे लिख दिया जाता है, लिख दिया जाता है। वे जिस गुणधर्म का पालन करते हैं उसे लिख दिया जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि अर्थात क्या कह सकते हैं, और अर्थात समुच्चय को क्या कह सकते हैं अपन, अर्थात समुच्चय को कथन के द्वारा, कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है, कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। समझ में आया? कथन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अच्छा, इसके अंदर एक पॉइंट और लिख लो, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा। पॉइंट क्या है कि यदि किसी समुच्चय के समस्त अवयव, यदि किसी, या हम कह सकते हैं दूसरे तरीके से, यदि किसी समुच्चय के, यदि किसी समुच्चय के समस्त अवयव, किसी समुच्चय के जो समस्त अवयव हैं, यदि किसी समुच्चय के जो समस्त अवयव हैं किसी गुणधर्म, समस्त अवयव किसी गुणधर्म, किसी गुणधर्म P का पालन करते हैं, P का पालन करते हैं, गुणधर्म P का पालन करते हैं, तो हम उसे लिख देते हैं, तो उसे पालन करते हैं, तो उसे, तो उसे समुच्चय निर्माण रूप में, समुच्चय निर्माण रूप में निम्न प्रकार लिखा जाता है, निम्न प्रकार लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में अपन जो भी कोई अवयव है, गुणधर्म तो लिखेंगे, लेकिन उसको लिखेंगे किस प्रकार से, तो उसको लिखने का तरीका है कि x सच दैट x गुणधर्म, x गुणधर्म P का पालन करता है, P का पालन करता है। या और क्या लिख सकते हैं अपन, दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि x, देखो इसको बोलते हैं अपन सच दैट, ये दो बिंदी है, इनको बोलते हैं क्या अपन, सच दैट। ये अपन कह सकते हैं, एक डंडा लगा सकते हैं, x गुण, x सच दैट x गुणधर्म, x गुणधर्म P का पालन करता है, x गुणधर्म P का पालन करता है। दो तरीके से लिख सकते हैं ना अपन ने, ये दो बार लिखा है यानी कि बिंदी का फर्क, ये इसका, इसको सच दैट ऐसे भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आया ना? देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लो अपन कि इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे अपन लेते हैं, कोई भी अपन ने एक लिया 1 2 3 4 5, तो अपन इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, इसको समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे कि अपन लिखेंगे कि x
सच दैट एक्स, सच दैट एक्स जो है, एक्स क्या है, एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स बिलोंग, ये मैं देख रहा हूं, देखो देखने से पता चल रहा है कि ये सारे के सारे क्या है, प्राकृत संख्या है, क्या है, प्राकृत संख्या है। तो मैं इसके गुणधर्म को लिख रहा हूं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड, और क्या है, एक्स जो है, एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5। तो ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म, और ये होगा इसका समुच्चय निर्माण रूप, ये क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप। देखो इसमें इसके गुणधर्म को ही लिखा है ना, और लिखने का तरीका ये बता दिया कि एक्स सच दैट एक्स उसके गुणधर्म को, एक्स उस गुणधर्म को पालन करता है, तो उसके गुणधर्म को लिख दिया। और कोई एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल, जैसे इसी को ले लेते हैं अपन, ये देखो एग्जाम्पल नंबर 2, ये इसको ले लेते हैं, देखो ये, तो ये दे रखा है। अब इसको देखने से पता चल रहा है कि क्या है ये क्या है, इसको देखने से पता चल रहा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। तो इसके गुणधर्म क्या हो जाएगा, इसका गुणधर्म हो जाएगा कि एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार से है, एक्स अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का एक क्या है, ये स्वर है। इस तरीके से अपन इनको लिखते हैं ना, समझ में आया इनके अंदर डिफरेंस। तो हमने क्या पढ़ा है आज, हमने पढ़ा है सेट क्या होता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, यानी भिन्न भिन्न वस्तुओं के सुपरिवार संग्रह को अपन ने क्या कहा है, सेट कहा है, समुच्चय कहा है। उसके अलावा अपन ने देखा है नॉर्मल सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं का मतलब क्या होता है, सेट को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अवयवों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फिर हमने देखा कि समुच्चय को क्या एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, नहीं, हमने देखा कि समुच्चय को अलग अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई बोल के लिख रहा है, कोई उसको कॉमा लगा के द्वारा लिख रहा है अवयवों को। और क्या देखा है, तो हमने देखा है कि समुच्चय इसका जो रिप्रेजेंटेशन है उसके आधार पर दो प्रकार देखा, कौन सा, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप को अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते, ये देखो ये रहा ना, ये रहा, या सारणीबद्ध रूप, इसके अंदर अपन ने अवयवों को कैसे लिखा, कॉमा के द्वारा पृथक करते हुए बिना पुनरावृत्ति के लिखा है, कॉमा के द्वारा बिना पुनरावृत्ति के अवयवों को इसके अंदर लिखा है। और इसके अंदर क्या लिखा है अपन ने, कि अपन ने इस जो अवयव है उनका जो क्या गुणधर्म है, वो किस गुणधर्म को फॉलो कर रहा है वो लिखा है, समझ में आया ना। या हम कह सकते हैं समुच्चय को कथन के द्वारा लिखा जाता है, या हमने एक तरीके से दूसरा तरीका है कि लिखेंगे कैसे उसको, यानी कि किसी समुच्चय के समस्त अवयव किसी गुणधर्म पी का पालन करते हैं, यानी कि अपन ने क्या लिया, ये समुच्चय, अपन ने क्या लिया, जैसे ये कोई समुच्चय है, तो ये समस्त अवयव, ये इसके सारे के सारे अवयव किस गुणधर्म पी का, किसी गुण, कोई तो गुणधर्म होगा ना, उस गुणधर्म पी का पालन कर रहे हैं, तो समुच्चय निर्माण रूप में उसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, एक्स किस में से है, प्राकृत संख्याओं में से, एंड एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। आप ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, एक ही बात है। समझ में आया आज इतना, अरे आज के लिए इतना समझ में आया क्या, उम्मीद करता हूं कि आज आपको इतना जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। आज की ये अपनी पहली क्लास थी, अपन ने कुछ चर्चाएं भी की थी शुरुआत में, तो आप लोग इनको पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, नोट्स बनाना चाहो नोट्स भी बनाना, क्योंकि अपन बिल्कुल ही बेसिक से चलेंगे ना, आप आराम से नोट्स बनाना चाहो तो बना सकते हो। अब मैं तो यही कहूँगी बनाओ, आपको कब तक याद रहेगा ये नोट्स बनाना, आप आराम से, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपन सारी कुछ करेंगे यहाँ पे, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करेंगे। और हाँ, हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए आप वीडियो को जब भी देख लो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक भी करना, चैनल को जो हमारा होगा, जो चैनल डीएसपी एकेडमी इंडिया है, उसको सब्सक्राइब भी करना। और आप जो अपने दोस्त हैं, जितने भी जो दोस्त हैं, चाय चौपाटी पे बैठते हैं, पढ़ते हैं, जो इनके काम का है, उन सबको आप ये अपना चैनल जो है वो शेयर भी करना, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। ये आप पढ़ना, समझ में आया नहीं आया आप कल लोग कल पूछना ना, ठीक है ना, आप कमेंट के द्वारा कैसे भी पूछ सकते हो।
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। किसी का कोई कमेंट है क्या? कोई कुछ पूछना चाह रहा हो तो पूछ सकते हैं आराम से, है ना? हाँ कंटिन्यू चलेगी, है ना? कंटिन्यू होगा। पर पढ़ो आप आराम से। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप पढ़ना ही है ना?